जैसा बच्चों तुम लोगों को मैं बता दूं कि तुम लोगों के लिए अभिनंदन पत्र दिया जा रहा है। हमारे विभाग की तरफ से, हमारे सीएनओ और हमारे सिटी मैडम की तरफ से अभिनंदन पत्र दिया गया है, तुम लोगों को दिया जा रहा है। तो मैं बच्चों चाहता हूं कि सारे बच्चे वो पत्र लें और सभी बच्चों को मिले। उसके लिए बच्चों तुमको क्या करने का है मालूम है? तुमको डेली लेक्चर अटेंड करने का है और उत्कृष्ट सहभागिता जब आपकी रहेगी तो उसमें तुम लोगों को अच्छे से मिलेगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि हर बच्चा अच्छे ढंग से ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करे और जो भी उत्कृष्ट सहभागी बनेगा उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। और मैं इसीलिए सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि सब बच्चे उत्कृष्ट सहभाग अपना लें और वो अभिनंदन पत्र प्राप्त करें। ठीक है, तो बच्चों अब चलते हैं, हम आज की ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग एकदम तैयार हो जाओ। ठीक है, और अभी बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग प्रस्तुत एजुकेशन फॉर ऑल इनिशिएटिव ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम में आप सब लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। बच्चों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र बी त्रिपाठी, मैं प्रशिक्षित शिक्षक मालवणी टाउनशिप हिंदी शाला नंबर 2 मलाड पश्चिम में हूँ और मैं आज आप लोगों को ऑनलाइन लाइव लेक्चर में कक्षा 8वीं विषय हिंदी, जो कि अपनी मातृभाषा है, उसके लिए आप लोगों को लेक्चर ले रहा हूं। और आज का जो घटक है हमारा धूप की उसमें छुअन से, इसमें जो दूसरा गजल है वही दूसरा गजल मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है बच्चों, आप लोगों को याद होगा पिछले लेक्चर में मैंने आपको पहला गजल पढ़ाया था और उस गजल में गजल के लेखक श्री रामदरस मिश्र जी ने आप लोगों को बताया था, उस शेर के माध्यम से मैंने बताया था कि जब किसी साथी के मिल जाने से हमारे जीवन की राह बहुत आसान हो जाती है। और फिर मैंने बताया था कि खुशियां कभी भी हमारे जीवन में स्थायी रूप से नहीं होती हैं, आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं। और फिर एक शेर में बताया था उन्होंने कि इंसान को कभी भी भविष्य के सपने नहीं सजोना चाहिए, क्योंकि उन सपनों के कारण मनुष्य की वर्तमान की नींद और चैन खत्म हो जाती है। इसलिए हमेशा हमें वर्तमान में रहना चाहिए। इन सब चीजों को मैंने आपको बताया था। ठीक है, और आप लोगों ने बड़े अच्छी तरह से समझा था। तो बच्चों, इसका वीडियो भी तुमको यूट्यूब पर उपलब्ध है, तुम वो वीडियो भी देख सकते हो और उसको अच्छी तरह से समझ सकते हो। हिंदी के सारे वीडियोस यूट्यूब पर तुमको उपलब्ध होकर मिलेंगे और हिंदी के साथ साथ तुमको कक्षा 8वीं के हर विषय के तुमको वीडियो यूट्यूब पे उपलब्ध हैं। आप लोग उसको हमेशा देख सकते हो, देख करके तुम उसको अपने आगे की पढ़ाई फिर से ताजा कर सकते हो, रिफ्रेश कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो अभी हम आज की पढ़ाई में तुमको बताया था जैसा मैंने कि रामदरस मिश्र जी का लिखा हुआ गजल, दूसरी गजल आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, उसके पहले जो लेखक हैं, ठीक है, लेखक के बारे में जो डॉक्टर रामदरस मिश्र जी हैं जिन्होंने गजल लिखी है, इनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहेंगे। इनका जन्म 15 अगस्त 1924 में हुआ था, 15 अगस्त 1924। ठीक है बच्चों, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में एक डुमरी गांव है, उसी डुमरी गांव में आपका जन्म हुआ था। बहुत ही अच्छे सांस्कारिक परिवार में आपके पिता श्री रामचंद्र मिश्र जी थे। आप 3 भाई और 3 भाई में सबसे छोटे भाई यही थे। ठीक है, तो इनको पढ़ने की बहुत इच्छा रहती थी, तो इन्होंने गांव से ही अपने मिडिल तक पढ़ाई किया और मिडिल से पढ़ने के बाद वहीं से मैट्रिक की परीक्षा पास की, फिर वहां से वाराणसी चले गए और वाराणसी से बीएचयू से इन्होंने इंटर, फिर बीए, फिर एमए तथा पीएचडी किया। ठीक है, फिर पीएचडी करने के बाद कुछ समय तक ये बड़ौदा में प्राध्यापक के रूप में काम किया। फिर वहां से उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय में 8 वर्ष तक अध्यापन का कार्य किया और फिर वहां से दिल्ली विश्वविद्यालय में आए और दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते पढ़ाते अध्यापन करते करते वहीं से सेवा मुक्त हो गए। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत अच्छे साहित्यकार, इनकी विशेषता थी, ये उपन्यास भी लिखते थे, कहानी भी लिखते थे, गजल भी लिखते थे, बहुत अच्छे कवि और बहुत अच्छे लेखक। ठीक है, एक अंत यात्रा इनकी उपन्यास है और पथ के गीत, कंधे पर सूरज, ये तमाम सारी रचनाएं इनकी जो बहुत फेमस हुई, और कहानी जैसे अंतरंग पहचान। ठीक है, ऐसे में जब कभी, बहुत अच्छी इनकी गजल ये फेमस हुई। इस तरह से इनकी रचनाएं, बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हिंदी साहित्य को मिली
और ये हम सब लोगों का सौभाग्य है बच्चों, तुम लोगों को भी इनकी गजल पढ़ने को मिली है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे साहित्यकार की गजल हम लोग पढ़ रहे हैं। आइए हम अब चलते हैं गजल के बारे में बच्चों। ये दूसरी गजल है, ये बसंत ऋतु पे आधारित है। इसमें कवि ने जो बसंत ऋतु है, बसंत ऋतु की जो सुंदरता है, जो प्रकृति की मनोरम दृश्य है, जो प्रकृति की अनुपम छटा है, इसके बारे में है। ये गजल पूरा बसंत ऋतु को बताती है। अभी तुम लोगों ने ऋतुओं का नाम सुना होगा, हाँ, ऋतुएं कितनी होती हैं, उसमें बसंत ऋतु क्या होती है, ये सब भी तुमको जानकारी होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा तुमको ऋतुओं के बारे में बताऊंगा, ऋतुओं के बारे में बताऊंगा, तब तुमको बसंत ऋतु एकदम से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम ऋतुओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ऋतुएं बच्चों हमारे देश में लगभग सब लोग केवल 3 मौसम ही जानते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन 3 मौसम के साथ साथ ये 6 ऋतुएं भी होती हैं, यानी हर मौसम के बीच में एक ऋतु आ जाती है। इस तरह से 3 मौसम को मिलाकर के 6 ऋतुएं बनी है। ठीक है, इसमें जैसे पहली ऋतु है ग्रीष्म ऋतु, समर सीजन। समर सीजन जो अप्रैल से जून तक रहती है। ठीक है, इस ऋतु का क्या विशेषता है, इस ऋतु में तापमान काफी गर्म रहता है। हाँ? तो जब तापमान गर्म रहेगा तो मौसम भी गर्म रहता है। तो इस तरह से गर्मी में आप देखते होंगे ग्रीष्म ऋतु में बहुत गर्मी रहती है, दोपहर में अक्सर लू चलती है। हाँ? इसमें दिन लंबी तथा रात छोटी होती है। तुम लोगों ने देखा होगा बच्चों कि दिन लंबी होती है, रात छोटी है। गांव में तो बहुत गर्म लू चलती है। जो लोग बच्चे गांव आते जाते होंगे, देखते होंगे, उनको पता होगा गर्मी में कितनी गर्म गर्म लू चलती है। ठीक है, और स्कूलों में प्राय छुट्टी रहती है, गर्मी के कारण स्कूलों में छुट्टी कर दी जाती है। हाँ? और यहाँ भी मई महीने में छुट्टी रहती है, तुम लोगों को भी रहती है। तो ये ग्रीष्म ऋतु में ही ऐसा होता है, गर्मी के कारण ये बहुत तापमान अधिक रहता है, इसलिए इसको ग्रीष्म ऋतु, समर सीजन कहा गया। ठीक है, इसके बाद है बच्चों वर्षा ऋतु, मानसून सीजन। ठीक है, जो जून मध्य से अगस्त मध्य तक चलता है ये। हाँ? इस सीजन में क्या होता है, गर्मी धीरे धीरे जाने लगती है और वर्षा का आगमन शुरू हो जाता है। पेड़ पौधे एक बार फिर से हरे भरे हो जाते हैं। हाँ? चारों तरफ हरियाली आ जाती है और बारिश के कारण नदियों में पानी भर जाता है और नदियां एकदम सरसरा कर बहने लगती हैं। ठीक है, ये वर्षा ऋतु की पहचान है, वर्षा ऋतु की विशेषता है। तो वर्षा ऋतु में ये सब चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, तो ये ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, और इसके बाद हम चलते हैं, अगली ऋतु है शरद ऋतु। ठीक है बच्चों, शरद ऋतु को पतझड़ का मौसम भी कहते हैं। पतझड़ का मौसम, इसका मतलब पत्तियां गिरती हैं, पत्तियों का झड़ना सबसे बड़ी पहचान है इस ऋतु की। इस ऋतु में वृक्षों के पुराने पत्ते टूटकर गिर जाते हैं। हाँ? उस मौसम का प्रभाव ही ऐसा है कि पुराने पत्ते जो है पेड़ से टूट के गिर जाते हैं और नए पत्ते पेड़ों पर आने लगते हैं। सबसे बड़ी पहचान शरद ऋतु की यही है, ऑटम सीजन की, जो अगस्त मध्य से अक्टूबर मध्य तक चलती है, ये शरद ऋतु है। ठीक है, इसके बाद आता है हेमंत ऋतु, यानी प्री विंटर सीजन, जो अक्टूबर मध्य से दिसंबर मध्य तक चलता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा मौसम ये भी होता है बच्चों। इसमें सर्दी धीरे 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 आने लगती है, यानी हल्की हल्की ठंडी आती है और तापमान कम होने लगता है। तापमान धीरे 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 कम होने लगता है, क्योंकि गर्मी जाने लगती है और ठंडी आने लगती है। हल्की हल्की ठंडी महसूस होती है, बहुत अच्छी ठंडी लगती है। मौसम बहुत सुंदर रहता है, बहुत बढ़िया मौसम, क्योंकि हल्की सी ठंडी हल्की सी गर्मी दोनों रहता है। ठीक है, और इसी ऋतु में दीपावली आदि का त्योहार मनाया जाता है। हाँ? तो ये अब दीपावली का सीजन तुमको महसूस करो कि दीपावली की छुट्टियों में जब तुम कहीं जाते हो आते हो, कितना अच्छा मौसम रहता है। हाँ? तो वो हेमंत ऋतु होता है। हेमंत ऋतु का मौसम भी बहुत अच्छा होता है। तो इसके बाद आता है बच्चों शिशिर ऋतु, शिशिर जिसको विंटर सीजन कहते हैं। ठीक है, विंटर सीजन जो दिसंबर मध्य से फरवरी मध्य तक चलता है। ठीक है, पौष महीने से शुरू होता है हिंदी के। इसकी विशेषता क्या है, इसमें बहुत कड़ाके की ठंडी पड़ती है। तुम लोगों ने देखा होगा, एकदम कपकपाती ठंडी जब पड़ती है तो उसको समझ लो कि ये शिशिर ऋतु है। इतनी ठंडी पड़ती है कि लोग घरों में कंबल और रजाई का उपयोग किया जाता है ना, बिना कंबल रजाई के ठंडी बर्दाश्त नहीं होती है। और कभी कभी तो इतनी ठंडी होती है कि देर रात में लोग आग तापते हैं। जो लोग गांव से जुड़े होंगे उनको मालूम होगा, कई लोग एक गोले में बैठ करके बीच में आग जलाते हैं, जिसको कौड़ा बोलते हैं उत्तर प्रदेश की भाषा में। हाँ, तो उसको तापते हैं, आग के चारों तरफ बैठते हैं, तापते हैं, तो वो ठंडी उनकी दूर होती है।
और ठंडी के कारण ही सभी लोग गरम गरम चीज खाने में प्रयोग करते हैं, एकदम गर्मा गर्म खाना, गर्मा गर्म चाय, हर गरम गरम चीज खाते हैं जिससे कि ठंडी न लगे। इसके बाद भी दिन में भी इतनी ठंडी रहती है कि लोग ऊनी कपड़े या गर्म कपड़े जैसे स्वेटर, कोट आदि पहन के ही बाहर निकलते हैं। तो शिशिर ऋतु में इतनी ठंडी रहती है कि लोग दिन में भी गर्म कपड़े पहनते हैं। ये शिशिर ऋतु की पहचान है ठंडी का। इसका अपना एक अलग आनंद होता है, तुम लोग अच्छी तरह से इसको महसूस भी किए होंगे। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों वसंत ऋतु। ठीक है, वसंत ऋतु जिसके बारे में हमको आज पढ़ना है। वसंत ऋतु बहुत अच्छा ये मौसम होता है, बहुत अच्छी ऋतु होती है। ये फरवरी मध्य से अप्रैल मध्य तक चलती है। ठीक है, ये ऋतु, इसको ऋतुराज कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऋतुओं का राजा होता है। ठीक है, ये सबसे अच्छी ऋतु है, इसीलिए इसको ऋतुराज कहते हैं। इसी के बारे में आपको पढ़ना है आज इस गजल में, ऋतुराज के बारे में ही आपको पढ़ना है। इस सीजन में सर्दी धीरे धीरे जाने लगती है और गर्मी धीरे धीरे आने लगती है। हाँ, ठीक है, हल्की हल्की सर्दी रहती है, हल्की हल्की गर्मी रहती है। और इसमें जो है प्रकृति एकदम मनोहारी एवं सुंदर छटा से युक्त रहती है। यानी प्रकृति की सुंदरता देखते ही बनती है। हाँ? एकदम चारों तरफ हरियाली, पीले पीले फूल, जैसा तुम स्क्रीन पे भी देख रहे होगे, पीले पीले फूल दिख रहे होंगे तुमको। ठीक है, तो ये सबसे अच्छी पहचान है वसंत ऋतु की। बच्चों, यह ऋतु माघ के पंचमी से शुरू होती है, माघ महीने की पंचमी से शुरू होती है। इसीलिए वसंत पंचमी पर सरस्वती का पूजन भी किया जाता है, स्कूलों में भी पूजा करते हैं और वसंत उत्सव शुरू होता है। तो वसंत उत्सव इसीलिए शुरू होता है कि लोग खुशियां मनाते हैं कि वसंत ऋतु आ गया है। और चारों तरफ हरियाली, पीले पीले फूलों से धरती एकदम सजी हुई है, तो बहुत अच्छा दृश्य लगता है। इसीलिए वसंत उत्सव मनाना शुरू किया जाता है। और इस ऋतु में पेड़ों पर नए पत्ते, पीले फूल आ जाते हैं, पूरी धरती एकदम हरियाली रंगों से श्रृंगार कर लेती है। यानी पूरी धरती आप देखेंगे तो हरे हरे और पीले पीले रंगों से एकदम बहुत सुंदर लगती है। ऐसा लगता है जैसे पूरी धरती हरे और पीले रंगों से श्रृंगार करके बैठी हुई है। ठीक है, चारों तरफ बहुत खुशियां रहती हैं। और इस ऋतु में फूलों की खुशबू, चारों तरफ फूल खिले रहते हैं, उनकी मधुर खुशबू, सुगंध चारों तरफ फैलती रहती है। एक से एक फूलों की सुगंध आपको मिलेगी। और कोयल की कूक, आम के पेड़ों में बौर तथा पीले फूलों से प्रकृति बहुत सुंदर हो जाती है। आम के पेड़ों में बौर भी लगते हैं इसी ऋतु में। और कोयल की कूक भी तुमको सुनाई पड़ेगी बगीचे में। ये सब तुमको वसंत ऋतु में ही ज्यादा से ज्यादा सुनाई पड़ती है। ठीक है, तो ये सब इस ऋतु की पहचान है। फूलों की खुशबू, कोयल की कूक, पेड़ों में बौर तथा चारों तरफ पीले पीले फूल तुमको अगर ऐसे दिखाई दे तो तुम समझ लो ये वसंत ऋतु है। ठीक है, और इस ऋतु में वसंत उत्सव, शिवरात्रि तथा होली आदि त्योहार मनाए जाते हैं। ये त्योहार इसी ऋतु में ही ज्यादातर मनाए जाते हैं। तो वसंत का उत्सव, शिवरात्रि, होली, क्योंकि लोग खुश रहते हैं और प्रकृति भी एकदम सुंदर छटा बिखेरे रहती है, इसीलिए इन त्योहारों का आनंद ही कुछ अलग हो जाता है। तो ऐसे वसंत ऋतु यानी स्प्रिंग सीजन के बारे में कवि ने, लेखक ने, श्री मिश्र जी ने ये गजल लिखी है। ठीक है, तो ये गजल के बारे में अब हम समझ जाएंगे कि वसंत ऋतु, अब तुम्हारे दिमाग में एक ऋतु के बारे में थोड़ा सा क्लियर हो गया कंसेप्ट। और अभी तुम अच्छे तरह से समझ गए कि 6 ऋतुओं में सबसे अच्छा ऋतु वसंत ऋतु माना जाता है, इसीलिए इसे ऋतुराज कहते हैं। तो ऋतुराज के बारे में ही ये गजल है। मिश्र जी ने ये गजल ऋतुराज के बारे में कुछ चीजें उन्होंने दिखाया है कि वसंत ऋतु में क्या क्या होता है, तो उसी को हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आगे चलते हैं बच्चों। अब आगे जो हमारी गजल है, गजल आप देखेंगे कि सबसे पहले गजल श्री रामदरस मिश्र जी ने जो लिखा है, इसका एक गजल मैंने पढ़ा था। आज आपको मैं दूसरी गजल पढ़ के बता रहा हूँ। गजल को ध्यान से आप सुनो, कोशिश करोगे तो आप भी ऐसे गजल गा सकते हो। कोशिश करना, गजल जब गाया जाता है तो गजल का अपना एक अलग अंदाज होता है और उसको अच्छे ढंग से बहुत ही रुचिकर बनाया जा सकता है। तो मैं सबसे पहले गजल पढ़ रहा हूँ और तुम भी कोशिश करना, पहले गजल को सुनोगे उसके बाद कोशिश करना तुम भी ऐसे गजल पढ़ सकते हो। ठीक है, देखो। पेड़ हैं कुछ खुश समझ कर, आ रहा ऋतुराज है, भर रही पंखों में चिड़ियों के नई परवाज है। पेड़ है कुछ खुश समझ कर,
आ रहा ऋतुराज है, भर रही पंखों में चिड़ियों के नई परवाज है। हो रही महसूस है खुशबू हवाओं में मधुर, हो रही महसूस है खुशबू हवाओं में मधुर, दिख रहा कुछ आज फूलों में नया अंदाज है। पेड़ है कुछ खुश समझ कर आ रहा ऋतुराज है, भर रही पंखों में चिड़ियों के नई परवाज है। धूप की उस मित छुअन से फूल सी खिलती त्वचा, धूप की उस मित छुअन से फूल सी खिलती त्वचा, बज रहा जैसे दिशाओं बीच कोई साज है। पेड़ है कुछ खुश समझ कर आ रहा ऋतुराज है, भर रही पंखों में चिड़ियों के नई परवाज है। खुल गई सिमटी हुई फसलों के फूलों की हंसी, खुल गई सिमटी हुई फसलों के फूलों की हंसी, उग रही कंठों में गाँवों की नई आवाज है। पेड़ है कुछ खुश समझ कर आ रहा ऋतुराज है, भर रही पंखों में चिड़ियों के नई परवाज है। भूल जाओ कल तलक के वक्त की नाराजगी, भूल जाओ कल तलक के वक्त की नाराजगी, दोस्त बन खुशियां लुटाता देख लो दिन आज है। पेड़ है कुछ खुश समझ कर आ रहा ऋतुराज है, भर रही पंखों में चिड़ियों के नई परवाज है। पेड़ है कुछ खुश समझ कर आ रहा ऋतुराज है। तो बच्चों, इस तरह से ये गजल तुम लोगों ने सुना और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी ये गजल अच्छी तरह से सुने होंगे और इस गजल को इसी तरह से तुमको पेश करना चाहिए, प्रस्तुत करना चाहिए, तभी तुम इस गजल का आनंद ले पाओगे। प्रयास करोगे तो अच्छे से तुम इससे भी और अच्छे ढंग से तुम इस गजल को भी गा सकते हो। ठीक है, तो अभी इससे तुम बच्चों को अभी मैं अब तुम लोगों को मैं बता दूं कि आगे हम लोग जो इसका अर्थ बताएंगे। ठीक है, एक एक शेर का, इस शेर का तुमको अर्थ मैं बता रहा हूँ। हाँ, आइए हम लोग चलते हैं, आइए हम लोग चलते हैं कि कैसे एक एक शेर का अर्थ मैं आपको बता रहा हूँ। एक एक शेर को अर्थ अच्छी तरह से आप समझना। हाँ, काफी अच्छी समझ तुमको आएगा। शब्द बहुत ही सरल हैं, बहुत अच्छे शब्द हैं। हाँ, चलिए आइए पहला शेर हम लोग देखते हैं। पेड़ है कुछ खुश समझ कर आ रहा ऋतुराज है, भर रही पंखों में चिड़ियों के नई परवाज है। ठीक है, आप देख रहे हैं, पेड़ है कुछ खुश समझकर आ रहा ऋतुराज है। बहुत ही सिंपल। इस शेर में कवि ने वसंत ऋतु के आगमन से पेड़ों और चिड़ियों पर हो रहे अच्छे प्रभाव के बारे में बताया है। ठीक है बच्चों, इसमें कवि ने वसंत का जब आगमन होता है तो पेड़ों और चिड़ियों पर उसका क्या प्रभाव होता है
इसी को उन्होंने बताना चाहा है। बहुत अच्छे से बताया है कि जैसे वसंत ऋतु आती है तो पेड़ और पंछी चिड़ियों में क्या हलचल होता है, आप देख सकते हो कि सारे पेड़ कुछ खुश दिखाई पड़ रहे हैं, यानी पेड़ बहुत खुश हैं। क्यों? क्योंकि ऋतुराज आ रहा है, बसंत ऋतु आ रही है। ठीक है, बसंत ऋतु के आने से ही पेड़ एकदम खुश हो गए, यानी पेड़ चारों तरफ हरे भरे हो गए, फूलों से एकदम सज गए, पेड़ों में एक अलग खुशहाली दिखाई पड़ रही है। ठीक है, और दूसरा परिवर्तन चिड़ियों में क्या हो रहा है, बसंत के आगमन की खुशी में चिड़िया भी अपने पंखों को फड़फड़ा कर उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। यानी बसंत के आने की खुशी में चिड़िया भी एकदम खुश है और पंखों को फड़फड़ाकर उड़ने के लिए एकदम तैयार हैं, यानी एकदम खुश हैं, मस्त हैं। इस तरह से बसंत ऋतु के आने से पेड़ और चिड़िया दोनों बहुत ही खुश हैं, और दोनों में जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है तो देख रहे हो कि पेड़ क्या है, एकदम खुश हैं, और चिड़िया क्या है, उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। ठीक है, पेड़ हैं कुछ खुश समझकर आ रहा ऋतुराज है, भर रही पंखों में चिड़ियों के नई परवाज है। पेड़ और चिड़ियों में जो परिवर्तन तुमको दिखाई पड़ रहा है, कवि ने जो लिखा है कि पेड़ एकदम खुश हैं और चिड़िया उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। इसको एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर। इसको तुम अच्छी तरह से समझ लेना, आगे प्रश्नों के उत्तर में, संजाल पूर्ण करने में ये सब तुमको काम आएगा। ठीक है, तो वसंत के आगमन से पेड़ क्या है, खुश हैं, खुश दिखाई पड़ रहे हैं, और चिड़िया क्या है, वो पंखों को फड़फड़ा कर उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। ठीक है, वेरी क्लियर। पेड़ हैं कुछ खुश समझकर आ रहा ऋतुराज है, पेड़ इसलिए खुश है कि ऋतुराज आ रहा है, यानी वसंत का आगमन हो रहा है। और चिड़िया क्या कर रही है, भर रही पंखों में चिड़ियों के नई परवाज हैं, वो एकदम नई उड़ान भरने के लिए एकदम तैयार हैं, क्योंकि वसंत का आगमन हो रहा है, इससे वो लोग बहुत खुश हैं। ठीक है, एकदम स्पष्ट क्लियर है इसका अर्थ, पहले शेर का अर्थ क्लियर हो गया। हाँ, इसमें पेड़ और चिड़ियों का प्रभाव बताया गया है, बसंत का क्या प्रभाव होता है, तो उसमें मैंने आपको बताया सारे पेड़ खुश हैं और चिड़िया पंख फड़फड़ाकर उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। आगे चलते हैं बच्चों, दूसरा शेर। हो रही महसूस है खुशबू हवाओं में मधुर, दिख रहा कुछ आज फूलों में नया अंदाज है। ठीक है बच्चों, दूसरा शेर है, हो रही महसूस है खुशबू हवाओं में मधुर। तो इसमें बच्चों बसंत ऋतु के आने से, जैसा मैंने बताया, इस ऋतु की सबसे बड़ी पहचान है कि चारों तरफ खुशबू फैल जाती है। ठीक है, खुशबू फैल जाती है, हो रही महसूस है खुशबू हवाओं में मधुर। हेलो 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 10 मिनट में। हेलो हेलो, हेलो सर। हाँ राकेश सर बोलो। 10 मिनट में हम सभी को वापस से लेक्चर ज्वाइन करना, मीटिंग ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है सर। अच्छा, तो कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा? वापस से उसे वही पे लिंक पे जाके। अच्छा, वापस से लिंक पे जाके सब कुछ सेम रिपीट करना पड़ेगा। ओके सर, बच्चों को बोल दिए हैं सर, 10 मिनट में फिर से इसको रिकनेक्ट होना पड़ेगा। तो बच्चों फिर से तुम लोग भी अभी 10 मिनट में रिकनेक्ट हो कर लेना अपने आप को। ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ये इसका सेशन खत्म हो जाएगा जूम का, तो फिर से आपको रिकनेक्ट होना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो बच्चों, हाँ हाँ, तो जूम फिर से आपको रिकनेक्ट कर लेंगे, तो फिर से उसके आगे से हम लोग चालू करेंगे। ओके, तो हो रही महसूस है खुशबू हवाओं में मधुर, दिख रहा कुछ आज फूलों में नया अंदाज है। बच्चों, इस शेर में कवि मिश्र जी ने हवाओं में फूलों पर वसंत के प्रभाव को बताया है। यानी हवाओं में क्या प्रभाव होता है, जैसा मैंने आपको बताया कि खुशबू चारों तरफ बिखर जाती है, खुशबू फैल जाती है, तो हो रही महसूस है खुशबू हवाओं में मधुर। वसंत के आगमन के कारण लोग मीठी मीठी खुशबू महसूस कर रहे हैं। इसकी खुशबू, फूलों की खुशबू लोग महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हवाओं में चारों तरफ खुशबू फैल गई है। वसंत ऋतु के आने के कारण चारों तरफ से खुशबू फैल गई है, ऐसा
लोग महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हवाओं में फूलों की खुशबू, एकदम भीनी भीनी खुशबू चारों तरफ फैल रही है। और दिख रहा कुछ आज फूलों में नया अंदाज है। और फूलों में एक नया अंदाज देखने को मिल रहा है। सारे फूल बसंत के आने के कारण एकदम खिल गए हैं, और एकदम खिल के पूरा झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुश हैं, लहलहा रहे हैं। चारों तरफ पीले पीले फूल चारों तरफ मस्ती से झूम रहे हैं। एक उनका अलग नया अंदाज है। बसंत ऋतु के आने से वो एकदम खुश हैं, उनका अंदाज ही बदल गया है। वो खुश हैं, झूम रहे हैं, नाच गा रहे हैं, मस्त हैं। मस्ती के इस अंदाज को ही कवि ने इसमें लिखा है कि बसंत के आने के कारण ही सारे फूल अपने एक नए अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इस शेर को क्लियर मैंने बताया, आप समझ गए होंगे। इस शेर में मिश्र जी ने हवाओं पर और फूलों पर बसंत का क्या प्रभाव है वही बताना चाहा है कि बसंत के आने के कारण चारों तरफ मीठी मीठी फूलों की खुशबू फैल रही है, लोग उसको महसूस कर रहे हैं। और बसंत के आने के कारण फूल एक अपने नए अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। वो झूम रहे हैं मस्ती में, मस्त हैं, एकदम इधर उधर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, पूरे खिले हुए हैं, जिनको देख करके मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। ऐसे फूल अपने नए अंदाज में दिखाई दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि बसंत आ गया है। बसंत आने के कारण हो रही महसूस है खुशबू हवाओं में मधुर, दिख रहा कुछ आज फूलों में नया अंदाज है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये भी शेर का अर्थ समझ में आ गया। ठीक है, इसमें कवि ने हवाओं और फूलों के में जो परिवर्तन हुआ है उसको बताया है। फिर से मैं आपको बता दूं, वसंत के आगमन के कारण मीठी मीठी खुशबू हवाओं में फैल रही है, लोग महसूस कर रहे हैं। और सारे फूल बसंत के आने के कारण एक नए अंदाज में दिख रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, फूल पूरी तरह से खिले हुए हैं। ठीक है, अभी हम अगला शेर चलते हैं बच्चों। अगला शेर है, धूप की उस्मित छुअन से फूल सी खिलती त्वचा, बज रहा जैसे दिशाओं बीच कोई साज है। ठीक है, ये बहुत अच्छा शेर है। इसमें कवि ने बसंत के खूबसूरत प्रभाव को मनुष्य की त्वचा पर और चारों दिशाओं के वातावरण पर क्या होता है यही उन्होंने बताया है। ठीक है बच्चों, मनुष्य की त्वचा पर इसका प्रभाव जानने के पहले आप ये जान लो कि वसंत ऋतु के पहले की जो ऋतु थी, ठीक है, शीत ऋतु, उसमें बहुत ठंडी है, कड़ाके की ठंडी है। इसके कारण मनुष्य की त्वचा एकदम रूखी रहती है, एकदम बेरुखी बेजान सी रहती है। ठंडी के कारण सिकुड़ी सी रहती है, रूखी रहती है। तो जैसे ही वसंत ऋतु आती है तो सूर्य की किरणों के गर्म स्पर्श से उस्मित छुअन, उस्मित का मतलब गर्म, छुअन का मतलब स्पर्श, टच करना। तो जैसे ही ठंडी के बाद गर्मी आती है, सूर्य की किरणें आती हैं और हमारी त्वचा को टच करती हैं, उस गर्म स्पर्श, उस्मित छुअन, गर्म स्पर्श से सूर्य के किरणों की गर्मी जैसे हमारी त्वचा को स्पर्श करती है तो धीरे 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 फूल की तरह हमारी त्वचा फिर से खिल उठती है। ठीक है, देख रहे हो तुम, इसमें एक छोटी सी बच्ची दिख रही है, देख रहे हो स्किन में, वो भी छोटी बच्ची का स्किन देखो, एकदम खिला हुआ है, चारों तरफ फूल है, उसको सूर्य की गर्मी लग रही है, किरणों की गर्मी से उसकी त्वचा खिली हुई है। तो तुम लोग भी इसको तुम समझ सकते हो। उसी तरह से मनुष्य की स्थिति होती है कि कड़ाके की ठंड में उसकी त्वचा एकदम रूखी रहती है। जैसे ही वसंत का आगमन होता है उसके उस्मित छुअन से यानी गर्म स्पर्श से त्वचा एकदम फूलों की तरह खिल उठती है। ठीक है, और बसंत ऋतु के आ जाने पर चारों दिशाओं का वातावरण बहुत आनंदमय हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे चारों ओर कोई वाद्य बज रहा है। बच्चों, बसंत ऋतु के आने से चारों तरफ का वातावरण इतना सुंदर हो जाता है, पूरी चारों तरफ की हरियाली और पीले पीले फूल, कोयल की कूक, आम के बौर, इस तरह से वातावरण इतना सुंदर हो जाता है, इतना आनंदमय हो जाता है कि ऐसा लगता है कि चारों दिशाओं में चारों तरफ कोई वाद्य बज रहा है। प्रकृति की आवाज, हवाओं की आवाज, नदियों की आवाज, कोयल की कूक, आम के बौरों की महक, फूलों की महक, फूलों का झूमना, हरियाली का, इस तरह से वातावरण देख करके ऐसा लगता है जैसे कोई वाद्य बज रहा है, कोई म्यूजिक बज रही है, कोई बजा रहा है, कोई बैंड बजा रहा है, एकदम चारों तरफ खुशहाली का माहौल हो जाता है। धूप की उस्मित छुअन से फूल सी खिलती त्वचा, बज रहा जैसे दिशाओं बीच कोई साज है। ये बसंत ऋतु का ही प्रभाव है कि चारों तरफ फूल ही फूल नजर आ रहे हैं और जो मनुष्य की त्वचा एकदम रुखी हो गई थी, सूर्य के किरणों के गर्म स्पर्श से वो त्वचा फूल की तरह खिल उठी,
और चारों तरफ आनंद का माहौल है, आनंद का वातावरण है। ऐसे वातावरण में ऐसा लग रहा है जैसे चारों तरफ कोई वाद्य बज रहा है, कोई म्यूजिक बज रही है। ये वसंत ऋतु की कृपा है। ठीक है, इसके आगे का शेर है, खुल गई सिमटी हुई फसलों के फूलों की हंसी, उग रही कंठों में गाँव की नई आवाज है। बच्चों, वसंत का प्रभाव, ठीक है, फसलों के ऊपर क्या पड़ा है, इसको भी कवि ने बहुत अच्छे ढंग से इसमें दिखाया है। ठीक है, अब तक फसलों के फूलों की हंसी जो कि एकदम सिमटी हुई थी, क्यों? ठंड के कारण, क्योंकि ठंडी में फसलें भी खिल के नहीं खुल पा रही हैं, वो फसलों में अनाज अच्छे से नहीं बन पा रहा था, फसलें लहलहा नहीं रही थी। लेकिन जैसे ही बसंत ऋतु आया और सूर्य की किरणें पड़ी तो वो फसलें भी एकदम से लहलहा उठी, वसंत के आने से पूरी तरह से खिल गई, खुल गई, और फूल जितने हैं एकदम खिलखिलाकर हंसने लगे। खुल गई सिमटी हुई फसलों के फूलों की हंसी, उग रही कंठों में गाँव की नई आवाज है। और वसंत के आने पर फसलें लहलहाने लगती हैं, जिसे देखकर गांव के किसान खुश हो जाते हैं। उनके गले से खुशियों के नए नए गीत निकलने लगते हैं, क्योंकि वो बहुत खुश हो जाते हैं। चारों तरफ हरियाली है, पीले पीले फूल हैं, फसलें लहलहा रही हैं। उनको देख करके गांव का किसान एकदम खुश हो जा रहा है और खुशी के गीत वो उसके मुंह से निकल रहे हैं, गाए जा रहा है, झूमे जा रहा है, खुश है, मस्ती में है, आनंद में है। तो ये इसकी वजह से अपने आप उसके गले से आवाज निकल रही है, खुशी के गीत निकल रही है और वो बहुत खुश है। खुल गई सिमटी हुई फसलों के फूलों की हंसी, उग रही कंठों में गाँव की नई आवाज है। ठीक है, ये शेर भी एकदम क्लियर हो गया बच्चों। ठीक है, यानी बसंत का प्रभाव फसलों के ऊपर क्या है, बहुत अच्छे ढंग से कवि ने बताया कि ठंडी में सिकड़ी हुई, सिमटी हुई जो फसलें हैं, बसंत के आने से पूरी तरह से एकदम खुल जाती हैं, फूल एकदम खिलखिलाकर हंसने लगते हैं, फसलें एकदम लहलहाने लगती हैं, और इन सबको देख करके गांव के किसान एकदम खुश होते हैं, मस्ती में झूमते हैं, नाचते हैं और गाते हैं। उनके मुंह से एकदम गीत निकलने लगते हैं, नए नए गीत उनके गले से निकलने लगते हैं। उग रही कंठों में गाँव की नई आवाज है। ठीक है, तो बच्चों ये सभी शेर का अर्थ मैंने आपको बता दिया। मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, इस गजल से संबंधित स्वाध्याय को कुछ हम लोग करेंगे। ठीक है, स्वाध्याय में तुम लोग देखना कि पहला, सॉरी, अभी एक शेर और है, भूल जाओ कल तलक के वक्त की नाराजगी, दोस्त बन खुशियां लुटाता देख लो दिन आज है। बच्चों, इस